आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चिरसम्मत तरंग समीकरण, क्लासिकल वेव इक्वेशन अथवा ज्यावक्रीय तरंग समीकरण या साइनसोइडल वेव इक्वेशन कहते हैं को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि यह समीकरण जो क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके डेरिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो पहले इस इक्वेशन का डेरिवेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं चिरसम्मत तरंग समीकरण। जैसा कि आप जानते हो कि डी ब्रोगली ने सूक्ष्म कणों में कणीय प्रवृत्ति के साथ साथ तरंग प्रवृत्ति के अस्तित्व को प्रदर्शित किया था और तरंग प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी प्राप्त की थी, जो मैटर वेव या उस मैटर से एसोसिएटेड वेव को प्रदर्शित कर रहा था। इसी संकल्पना के तहत जब हम सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के बारे में स्टडी करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन भी तरंग प्रवृत्ति प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन उसकी तरंग प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है उसके लिए उसकी तुलना हम एक तने हुए तार या एक डोरी से कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा विक्षोभ करके तरंग उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार का तरंग, जिसे अपवर्गामी तरंग कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध रहता है। इस तरंग का एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होता है और इस तरंग के व्यवहार को इस चिरसम्मत समीकरण, जिसे समीकरण 1 में अभिव्यक्त कर रहे हैं, के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। समीकरण 1 को देखिए आप, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ वी उस तरंग का वेग है, फाई विस्थापन चर एक्स और समय टी का तरंग फलन है। ये एक्स जो अपगामी तरंग ले रहे हैं उसके विस्थापन को प्रदर्शित करता है कि किसी टी समय पर उसके विस्थापन का मान कितना होगा। इसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ देखिए कि जब समय यहाँ से तरंग प्रारंभ करती है चलना तो समय बढ़ता जाता है, तो टी समय पर कितना विस्थापन होगा, और विस्थापन का मान बढ़ता जाता है और फिर घटने लगता है, शून्य होता है, और फिर इस तरीके से ये गति करता है। तो ये तरंग फलन दो चर x और t का फलन है। तो समीकरण 1 को हल करने के लिए इन दोनों चरों को रखने वाले फलनों के रूप में हमें इसे प्रदर्शित करना पड़ेगा, और इसके लिए हम इस तरंग फलन फाई को फाई बराबर एफ एक्स इंटू जी टी के रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं, जिसे समीकरण 2 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब ये तरंग फलन फाई एफ एक्स विस्थापन फलन, जी टी समय पर आश्रित फलन है, के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा रहा है। इस समय पर आश्रित फलन को हम इस समीकरण जी टी बराबर ए साइन 2 पाई नू टी, जिसे समीकरण 3 में प्रदर्शित कर रहे हैं, के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसमें नू उस तरंग की कंपनावृत्ति है और ए उसका अधिकतम आयाम है। क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, जब 2 पाई नू टी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी तो साइन 2 पाई नू टी का मान 1 होगा और जी टी का मान कैपिटल ए यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, को प्रदर्शित करता है।
इस जी टी की वैल्यू को समीकरण 2 में जब प्रतिस्थापित करते हैं तो इस फाई का मान हमें प्राप्त होता है फाई बराबर एफ एक्स इंटू कैपिटल ए साइन 2 पाई नो टी। एफ एक्स इंटू जी टी था, जी टी की मान हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया और इसे हमने समीकरण 4 कहा। इस वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखिए डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और राइट साइड में डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इन्हें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। उसी के लिए हम इसे अवकलित करते हैं। तो समीकरण 4 को समय टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें। तो आंशिक अवकलन में जैसे आप जानते हो कि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी को छोड़ करके अतिरिक्त जितने भी चर हैं उन सबको कांस्टेंट की भांति व्यवहार करते हैं। तब डेल फाई अपॉन डेल टी एफ एक्स कांस्टेंट की भांति व्यवहार करेगा, एफ एक्स इंटू ए साइन 2 पाई नो टी का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 पाई नो आएगा और साइन का डिफरेंशियल कॉस 2 पाई नो टी के बराबर आया। तो एफ एक्स इंटू 2 पाई नो ए कांस्टेंट पहले से ही है, साइन का डिफरेंशियल कॉस 2 पाई नो टी, हमें ये डिफरेंशियल मिला। इसको पुनः एक बार हम टी के सापेक्ष अवकलन करें। जब टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू, तो डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, यहाँ ये देखिए कि एफ एक्स फिर कांस्टेंट है, 2 पाई नो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। तो कॉस का डिफरेंशियल करेंगे साइन और 2 पाई नो टी का डिफरेंशियल होगा तो 2 पाई नो टी का डिफरेंशियल 1। तो वैल्यू हमें मिलेगी, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन होता है इस वजह से माइनस एफ एक्स, 2 पाई नो पहले से है, 2 पाई नो डिफरेंशियल के बाद मिला तो 4 पाई स्क्वायर नो स्क्वायर कैपिटल ए साइन 2 पाई नो टी, ये वैल्यू हमें मिली। इस वैल्यू में हम देखिए कि एफ एक्स 4 पाई नो स्क्वायर ए साइन 2 पाई नो टी की वैल्यू किसके बराबर है, जी टी के बराबर। और इस वैल्यू को जब जी टी के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें ये मिलेगा कि -4 पाई स्क्वायर नो स्क्वायर ये बचा, ए साइन 2 पाई नो टी जी टी हो गया, तो ये कितना बच गया, एफ एक्स जी टी के बराबर मिला, जिसे हम समीकरण 5 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। जो समीकरण 2 है ये कि जी फाई इज इक्वल टू एफ एक्स जी टी, इसको हम x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करें। तो जब 2 बार अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर जी टी डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्योंकि अब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो t कांस्टेंट की भांति व्यवहार करेगा। जब हमने ये देखा वैल्यू को तो कौन सी वैल्यू मिली हमें, समीकरण 6 के अनुरूप डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर जी टी डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ये समीकरण 6 से डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान मिला, समीकरण 5 में डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान मिला। इन दोनों मानों को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें। समीकरण 1 कौन सी थी, वही चिरसम्मत तरंग समीकरण डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान बराबर 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल टू फाई अपॉन डी टी स्क्वायर का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे। जब प्रतिस्थापित करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी जी टी डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, समीकरण 6 से ये वैल्यू हमने लिखी यहाँ, तो जी टी डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू किसकी वैल्यू थी, डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, जो -4 पाई स्क्वायर नो स्क्वायर एफ एक्स जी टी के बराबर है। ये वैल्यू हमने यहाँ लिखी, ये वैल्यू यहाँ लिख चुके हैं।
यहाँ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जी टी से जी टी कैंसिल हो रहा है, तो डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर नो स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये वाला इंटू एफ एक्स, ये एफ एक्स हमें मिला। इस समीकरण में हम जानते हैं कि v तरंग का वेग है, और तरंग वेग समीकरण से हमें मालूम है कि वेग v बराबर आवृत्ति नू इंटू लैम्डा होता है। इस v के मान को नू लैम्डा को रूप में यह हम प्रतिस्थापित करें। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर नू स्क्वायर अपॉन वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, दैट इज नू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स। तो इसमें वैल्यू देखिए कि नू स्क्वायर से नू स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना बचेगा डेल टू एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, नू स्क्वायर से नू स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, एफ एक्स। इसे हम समीकरण 7 के रूप में अभिव्यक्त कर लें। ये समीकरण 7 एक्स दिशा में संचित तरंग को प्रदर्शित करती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्पेस में गति करता है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये सिंगल या 1 डायमेंशनल इक्वेशन प्रयुक्त नहीं होगी। इस 1 डायमेंशनल इक्वेशन को हमें 3 डायमेंशनल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए ये जो 1 डायमेंशनल फंक्शन है एफ एक्स, इसको 3 डायमेंशनल फंक्शन साई एक्स वाई जेड के द्वारा प्रतिस्थापित कर लेते हैं। जब इसे हम साई एक्स वाई जेड के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो इस इक्वेशन का प्रारूप हमें मिलेगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई। ये वैल्यू हमें यहाँ मिले, ये वैल्यू थी, इसको प्रतिस्थापित किया। ये जो नेगेटिव वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई, इसको पक्षांतरण करके जब लेफ्ट साइड में ले जाते हैं हम, तो वैल्यू हमें मिलेगी डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई, जिसे हम समीकरण 8 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह समीकरण जो सूक्ष्म कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु आदि के व्यवहार को प्रदर्शित कर सकती है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के व्युत्पत्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है क्लासिकल वेव इक्वेशन कहलाती है। ये समीकरण 8 है, ये 3 डायमेंशनल क्लासिकल वेव इक्वेशन है, और समीकरण 7 है वो 1 डायमेंशनल क्लासिकल वेव इक्वेशन है। अगर 1 डायमेंशनल बिहेवियर को हमें एक्सप्लेन करना है तो इक्वेशन नंबर 7 से एक्सप्लेन करेंगे, और 3 डायमेंशनल करना है तो इक्वेशन नंबर 8 को लेकर के चलते हैं। ये एफ एक्स को जब साई एक्स वाई जेड से प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो ये पार्शियल डिफरेंशियल है, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की व्युत्पत्ति करेंगे और उसे हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।